वेलकम टू ड्रीम सेवक। ड्रीम सेवक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सीरीज हमारा चल रहा था और उसी क्रम में आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी को पर बात करने के लिए जा रहे हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में हम लोगों ने अभी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को चुना है, यानी जो एक क्लास 8 की सिविक्स है उस पर हम लोग उसको पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्लास 8 के सिविक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं, संविधान है क्या, है ना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का वो एक फंडामेंटल मौलिक लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ होता है जिसके अनुसार वो कंट्री को गवर्न किया जाता है, उस कंट्री को सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। या अगर और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज़ गवर्न, सोसाइटी इज़ गवर्न। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर वो देश जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये नेसेसरी नहीं है कि हर वो कंट्री जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की को चुना हुआ है, मोनार्की को इस्टेब्लिश किया हुआ है ना। तो इस तरह से है, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में करता क्या है हमारे लिए, है ना, कौन सी पर्पस को वो सर्व करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। चलिए आइए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा देश कैसा होगा, हमारी कंट्री कैसा होगी, किन विचारों पर हमारा देश बना होगा, किस आइडियल्स पर बना होगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन आदर्शों को कंट्री में संजोए रखता है, वैसा कंट्री का निर्माण करने का कोशिश करता है जिस कंट्री को हम चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री को डिफाइन करता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में आर्टिकल 1 आपने पढ़ा है। आर्टिकल 1 भारत को डिफाइन करता है, इंडिया को। इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया यानी भारत वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी जो राज्यों का जो है यूनियन होगा, देश, इस तरह से वो डिफाइन करता है ना। दूसरा जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलावा वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, है ना। क्या यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होंगे या फिर यूनी पार्टी सिस्टम होंगे। जैसे अमेरिका के अंदर में बाई पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर सिंगल पार्टी है। जैसे चाइना के अंदर में, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है। तो हमारे इंडिया के अंदर में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक होगा, है ना, वो डेमोक्रेटिक होगा, या फिर वो वहाँ पर मोनार्की होगी या डिक्टेटरशिप होगा, ये सब कुछ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है ना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोसाइटी को गवर्न भी करता है कि सोसाइटी जो है वो किस हिसाब से चलेगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे सोसाइटी के लिए, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहती है। या फिर लॉ बना करके हम क्या करते हैं, सोसाइटी को गवर्न करते हैं, और लॉ बनाने का पावर जो गवर्नमेंट को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही मिलता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे गवर्नमेंट को, है ना, हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बना करके रखती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक लोकसभा है ना, जिसको लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा जो है वहाँ पर क्या होता है, जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। अगर वो इर्रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने काम में वो सही नहीं होंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है हटा दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो वो सरकार जो है वो वहीं पर गिर जाती है। तो इस तरह से संविधान क्या करता है, एक इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है संविधान में, जिसके तहत क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होकर के रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करती है, वो डिक्टेटर नहीं बन जाती है। फिफ्थ जो हमारा पर्पस है, फंक्शन है संविधान का, वो क्या है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ये हमेशा क्या करती है, सेफ गार्ड करती है। संविधान जब बनता है तो उसी समय संविधान के अंदर में माइनॉरिटीज़ के लिए अलॉट ऑफ राइट्स जो हैं उसको लिख दिए जाते हैं, और उस राइट का बदलना जो है बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। तो इस तरह से कभी भी अगर सरकार हमेशा क्या करती है, सरकार वोट के चक्कर में, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, भारत की हो या कहीं की हो, वो हमेशा वोट के चक्कर में वो चाहती है कि मेजोरिटी के सारे वोट जो है वो उनके पास
आए तो इस तरह से वो माइनॉरिटी को क्या करते हैं, इस तरह से वो माइनॉरिटी पे अटैक करते हैं या बदला लेने की कोशिश करते हैं या उसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, माइनॉरिटी के जो राइट होते हैं वो संविधान में क्या होते हैं, क्लियरली लिखे होते हैं, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से उनके जो राइट्स होते हैं उनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो इस तरह से माइनॉरिटी का जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करने की भी कोशिश संविधान जो है वो सेफगार्ड करती है। सिक्स जो हमारा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि कोई भी जो मेजॉरिटी कास्ट है वो माइनॉरिटी कास्ट पर हावी ना हो जाए, उस पर डोमिनेशन इस्टेब्लिश ना कर ले, इसकी भी सेफगार्ड करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो जो हमारे माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके भी राइट्स को क्या करती है यहाँ पर वो जो है सेफगार्ड करती है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, है ना, उसको भी यहाँ पर सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। और जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं संविधान के, जैसे हमारा जो देश होगा वो सेक्युलर है ना, इसके अलावा डेमोक्रेटिक है, ये सारे जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं संविधान के। जुडिशरी हमारी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री के अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको संविधान कभी भी बदलने के लिए अलाउ नहीं करता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारे यहाँ पर संविधान बना, तो हमारे संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ये संविधान सभा का एक अपना पुराना इतिहास है। संविधान सभा आया कैसे, तो देखिए संविधान सभा के लिए 1934 में पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय जो एक महापुरुष थे हमारे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने ही आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार 1934 में। उसके बाद उसी के आइडिया के बेसिस पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि हम संविधान सभा का निर्माण यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर करेंगे, यानी हर जाति, हर धर्म के लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लोगों के द्वारा चुना हुआ लोग वोट करेंगे, हर एक पर्सन वोट करेंगे और वोट के बेसिस पर जो है संविधान सभा के मेंबर का चुनाव होगा। ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी डिमांड की थी। ओके, इसके बाद जो है संविधान का जो डिमांड है वो 1940 के अंदर में जब अगस्त ऑफर दिया गया था वायसराय लिनलिथगो के द्वारा, तो उस समय भी संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। संविधान सभा का उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा था कि इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेटस होगा, यानी इंडिया फुल्ली आज़ाद, पूरी तरह से आज़ाद नहीं होगा, बल्कि भारत जो है वो क्या होगा कि ब्रिटेन के अंदर में रहेगा, ब्रिटेन के डोमिनियन बन के रहेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो हैं वो इंडिया का नाम नहीं बल्कि ब्रिटेन के नाम पर इंडिया जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन करके रहेगा, उनके लोअर रैंक पे रहेगा। तो इस चीज़ को कभी भी हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमको जो है पूरी तरह से कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग आपको पता है 1929 में ही किया गया था, तो उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसको भी पूरी तरह से मना कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन 19 मार्च 1942 ईस्वी में आती है। इस क्रिप्स मिशन को क्यों मना किया गया? क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे दोनों ने मिलकर मना किया। तो दोनों का अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसलिए मना किया कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे या जो इन पे लिखा गया था कि संविधान सभा तो बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन जो इन्होंने दिया था वो कंडीशन कुछ इस तरह से था कि अगर कोई भी स्टेट है ना, कोई भी स्टेट जो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता है वो अलग देश बना सकता है। तो इस बात को लेकर के, इससे तो हमारी जो नेशनल यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं खतरे में थी। तो इस बात को लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरह से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मना किया था बताइए आप लोग, पता है? मुस्लिम लीग ने इसलिए मना किया था क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन है उसमें एक यूनाइटेड इंडिया की बात की गई थी, एक सिंगल इसकी बात की गई थी, समझ रहे ना? तो इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसको मना कर दिया था। मुस्लिम लीग अपना अलग से पाकिस्तान की डिमांड करना चाहता था, उनको अलग पाकिस्तान चाहिए था, तो इस तरह से इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत के अंदर में आता है। तो आइए पहले जानते हैं कि कैबिनेट मिशन था क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत के अंदर में आया। ये एक नाम क्यों पड़ा है कैबिनेट मिशन? क्योंकि जो ब्रिटेन थे, है ना, ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ये तीनों,
उनको भारत भेजा गया ताकि फर्दर फ्यूचर में कैसे संविधान सभा का इस्टेब्लिशमेंट भारत में किया जाए, कैसे पीसफुल पावर का ट्रांसफ़र किया जाए, उस चीज़ के बारे में ये एक्सपर्ट थे। तो इस चीज़ के बारे में इनको जो है पूरा स्टडी करके वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना था। तो ये तीनों को जो है इस काम के लिए बुलाया गया था। देखिए, जिसमें से फर्स्ट थे हमारे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है लगभग, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, है ना। ये कब आए थे भारत में? 24 मार्च 1946 को ये भारत में आए थे और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत के लिए किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया जाए, उसके लिए एक इनको पूरा जो है मैकेनिज़्म तैयार करना था, है ना। और इन्होंने जब आते ही इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल भारत के अंदर में एक तत्कालिक सरकार बना करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ से भारत के अंदर से चली जाएगी और फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो निर्माण किया जाएगा और ये लोग खुद जो भारतीय हैं वो खुद जो है क्या करेंगे, अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे। और इसी बात से इंटरिम गवर्नमेंट जब इन्होंने बना दिया तो पावर ट्रांसफ़र होने की बात हो गई। तो यहीं से बिल्कुल पता चलता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो आज़ादी जो है वो यहीं से मिलने शुरू हो गई थी, है ना। देखिए ये लेफ़्ट टू राइट है ना, यहाँ से देखिए लेफ़्ट टू राइट है ना, लेफ़्ट टू राइट है ना। एवी अलेक्जेंडर, ये हैं हमारे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल और ये जो हैं स्टेफर्ड क्रिप्स हैं हमारे। तो ये देखिए एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये हो गए लॉर्ड वेवेल और ये हैं हमारे स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना। तो ये तीनों जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं हमारे कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, है ना, कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। नेक्स्ट, क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, क्या इनके रिकमेंडेशन थे? देखिए इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक अनडिवाइडेड इंडिया होगा, यानी भारत का बंटवारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जाति के आधार पर जो है वो वोटिंग नहीं होगी, है ना। जाति के आधार पर जैसे पहले किया गया था उस चीज़ को उन्होंने मना किया कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं की जाएगी। जैसे आपको पता है, आप जब पढ़ोगे पूना पैक्ट, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में पूना पैक्ट पढ़ोगे, आगे आएगा, तो उसमें आप देखोगे किस तरह से जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर में किस तरह से कम्युनल अवार्ड दिया गया था, है ना। और B.R. अम्बेडकर को ये पूरी तरह से अंग्रेज़ सरकार ने उनको पूरी तरह से जाति के आधार पर जो है सीट का बंटवारा किया था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अनशन किया और फाइनली पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में फाइनल हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसमें महात्मा गांधी ने उनसे कहा था कि आप जो है जाति के आधार पर सीट को छोड़ दो, मैं आपको रिजर्व सीट दिला देता हूं, है ना। तो उन्होंने कांग्रेस से बात करके महात्मा गांधी ने B.R. अम्बेडकर को रिजर्व सीट्स दिलाया, छोटी जातियों के लिए रिजर्व सीट्स दिलाया। और महात्मा गांधी जो है हरिजन कहा करते थे छोटी जाति को, है ना, यानी चाइल्ड ऑफ गॉड कहा करते थे और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे गरीबों से और जो हरिजन थे, SC ST थे उनसे, है ना। देखिए 29, ये पूरी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन को मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया और 29 जुलाई को उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और 16 अगस्त 1946 का दिन को डायरेक्ट एक्शन डे रखा कि हमें पूरी तरह से पाकिस्तान चाहिए, पूरी जो है हमें ये कैबिनेट मिशन का जो रिकमेंडेशन है ये मंजूर नहीं है और हमें भारत के अंदर में नहीं रहना है। तो डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को उन्होंने कर दिया था। ओके, देखिए संविधान सभा की अगर बात करें, जब अंग्रेज़ों ने ऐसा किया और हमें संविधान सभा फाइनली मिल गया, तो संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें 296 मेंबर ब्रिटिश के थे और 93 जो हैं ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान हमारा बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने इसको 3 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आइए चलिए जानते हैं स्टोरी क्या थी, है ना। देखिए 1929 को लाहौर सेशन में, कौन से सेशन में, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की,
पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। और उसी 1929 के मीटिंग में ही जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम लोग आने वाले जो 3 महीने के बाद 26 जनवरी 1930 होगा, उस दिन से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे रिपब्लिक डे, नहीं, इंडिपेंडेंस डे। हम लोग इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 से ही मना रहे थे, 26 जनवरी 1930 से ही मना रहे थे। यही कारण था कि इस दिन को और यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने 3 महीने का वेट किया, और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब भी हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स किया। ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस पूरी मीटिंग को बाइकआउट कर दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे, क्योंकि ये पूरी संविधान सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो है फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली यानी संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके अलावा 1-2 और फैक्ट है, याद रख लीजिए, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे BN राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इनको चुना गया था। और ये तो फेमस क्वेश्चन है ही, BR अम्बेडकर जो हैं वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा BR अम्बेडकर। ओके, चलिए ये देखिए कुछ जो तस्वीरें हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हैं। होता क्या है कि तस्वीरों से ज़्यादा याद होता है। एक बार अगर आप पिक्चर को देख लेते हो तो बहुत लंबे समय तक आपके माइंड पे रहता है। तो चलिए आइए देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू का एक स्पीच आ रहा है ना। ये पूरी जो सभा है, इसको लोकसभा जो आज का हमारा है उस तरह की पूरी सेटअप है ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है और इस तरह से देखिए यहाँ पर सारे मेंबर्स जो हैं एक लाइन में बैठे होते हैं। ये कुछ जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, है ना, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं कैबिनेट के, तो पार्लियामेंट के अंदर में वो जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ ऑफिसर्स हैं जो कुछ यहाँ पर कागज़ से रिलेटेड पेपर वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ है। आइए नेक्स्ट तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये यहाँ पर साइन कर रहे हैं संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पूरी असेंबली को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय संविधान का जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, है ना, संविधान को बनाने में तो दिए ही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट भी थे, संवैधानिक एक्सपर्ट थे। इसके अलावा इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई किया इन्होंने। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने पूरी तरह से अपने कुछ समर्थन लोगों के साथ, पूरी अनाउंसमेंट के साथ इन्होंने जैन धर्म को पूरी तरह से कबूल कर लिया था कि क्योंकि अगर आप मुझे राइट्स नहीं दोगे, हिंदू धर्म के अंदर में रह करके मुझे अगर राइट्स नहीं दोगे, तो मैं इस धर्म को छोड़ करके, अगर जो धर्म हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता उस धर्म को मैं छोड़ करके दूसरे धर्म में शामिल हो जाऊँगा। तो इन्होंने पूरी तरह से अनाउंसमेंट के साथ बिल्कुल एक स्टेज पर आकर के जैन धर्म को बाद में कबूल भी किया था, लेकिन पूरी तरह से जातिवादी के खिलाफ इन्होंने लड़ा। और आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, चाहे आप आर्टिकल जो है 14 देखो, 15 देखो, उसमें जो इक्वालिटी की बात की गई है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की गई है, तो उसमें एक बहुत अहम रोल जो है वो BR अम्बेडकर का है ना। इसके अलावा देखिए कुछ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो एक मेजर टॉपिक है, सेकंड मेजर टॉपिक है। एक हाफ चैप्टर तो हम लोगों ने अब तक में पढ़ लिया। हाफ चैप्टर का जो मेजर टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, हमारे भारतीय संविधान के क्या क्या की फीचर्स हैं। तो उसमें से देखिए नंबर 1 है फेडरलिज्म, फिर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं सबके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इसका जो है हाफ पार्ट, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लेक्चर जो है एक डिटेल में लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा, फुल्ली कंसेप्ट के साथ, इन डेप्थ ग्रेट डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे इसका। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल लेवल पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है। जैसे भारत के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है, ये संविधान खुद स्टेट गवर्नमेंट का निर्माण करता है और संविधान जो है इसको पूरी तरह से क्या करता है, इसमें आज़ाद करता है। ऐसा नहीं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट बन करके, छोटा भाई बन करके रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी एक अलग पहचान होती है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे भारत के अंदर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हमारा और प्लस में स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो इस तरह से भारत क्या है, एक फेडरल कंट्री है। ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए क्या होता है, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
जैसे अमेरिका के अंदर में है, प्रेसिडेंट ही क्या करती है, सरकार चलाती है। और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत के अंदर में है, जैसे हमारे यहाँ पर है ना। जो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, एक नॉमिनल हेड है, बस नाम का प्रेसिडेंट है वो। सारी पावर तो किसके पास होती है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। आर्टिकल 74 अगर आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए जो है क्या होता है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसी बेसिस पर जो है वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को उन्हीं एडवाइस के आधार पर काम करना है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है स्टेट के अंदर में गवर्नर के लिए भी लागू होता है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस करने के लिए होती है। इसके अलावा देखिए सेपरेशन ऑफ, हमारा लेजिस्लेटिव है, आपको पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है ना, और जुडिशरी, तीनों के बीच हमारे संविधान में क्या गया है, पूरी तरह से पावर का सेपरेशन किया गया है। एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है पावर के लिए। जुडिशरी बिल्कुल आज़ाद है। अगर सोचिए जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे। तो हमारे देश में पूरी तरह से क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर को सेपरेट किया गया। इस कौन कौन सा लिस्ट है, पहला है हमारा स्टेट लिस्ट, दूसरा है हमारा, पहला है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट, है ना। ये सारी चीज़ डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ना, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 to 35 है ना। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे राइट्स जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सेकुलरिज्म्स, है ना, इंडिया जो है वो क्या है, सेकुलरिज्म है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कैसे जो है इंडिया का सेकुलरिज्म अमेरिका के सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है, यूएसए के सेकुलरिज्म से अलग है। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, उस चीज़ को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड किया जाएगा तो उसके अंदर में हम लोग 3 से 4 दिनों के अंदर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट था। अब जो है सेकंड पार्ट के अंदर में ग्रेट डिटेल के साथ की फीचर्स को, जो अभी हम लोगों ने 5-6 की फीचर्स थे उसको पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर जो है अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उसको शेयर कीजिए। एक फेसबुक पेज भी है ड्रीम सेवक के नाम से, आप सिंपली अगर फेसबुक पर सर्च करोगे ड्रीम सेवक तो वहाँ पर आपको पेज मिल जाएगा, उसको लाइक कर दें तो वहाँ पर भी जो वीडियो यूट्यूब पर आप मिस कर देंगे तो वो वहाँ से आप सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।